नमस्कार। हमारे ई व्याख्यान श्रृंखला में ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण के हमारा प्रसंग चल रहा था। उसी में अगला जो उसका जो चरित्र चित्रण है ध्रुव स्वामिनी का, वह है परंपरागत अबला नारी। नाटक के आरंभ में ही ध्रुव स्वामिनी एक परंपरागत अबला नारी प्रतीत होती है, जो अपने पिता के विरोध नहीं कर पाई, जबरन शादी की जाती है और एक असहज संबंध को उसे जीना पड़ता है। चंद्रगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसकी शादी रामगुप्त से की जाती है। बिना कोई विरोध किए वह अपने आप को नई परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक भारतीय नारी का सहज रूप ही आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वह किसी भी अवस्था में अपने परिवार को, अपने संबंधों को तोड़ना नहीं चाहती है। बिना कोई विरोध किए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, वो एक नए परिवार में ढलने की कोशिश करती है, लेकिन दिल से, अपने हृदय से कभी भी रामगुप्त को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। वह ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि रामगुप्त ने कभी भी अपने पति होने के कर्तव्य को पूरा नहीं किया। लेकिन जब शकराज संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है और कायर रामगुप्त उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर ध्रुव स्वामिनी को भेंट के रूप में, आप समझिए कि जैसे वह कोई व्यक्ति ना हो, भेंट के रूप में, एक वस्तु के रूप में जब उसे दी जाने की बात करने लगती है तो ध्रुव स्वामिनी टूट जाती है। अपने हृदय उसका जार जार रोने लगता है और वह व्याकुल अवस्था में चंद्रगुप्त के सामने पुकार लगाती है और रामगुप्त के सामने भी अनुनय विनय करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन जब रामगुप्त उसकी इस प्रार्थना को भी ठुकरा देता है तो वह अंततः विवश होकर आत्महत्या के रास्ते पर चलना पसंद करती है, किंतु अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती। यहाँ पर भी उसकी परंपरागत भारतीय छवि जो स्त्री के एक जनमानस में दिखती है, वही महसूस होती है कि किस तरह से वह अपने आप को जबरन शादी में भी स्वीकार करती है, रिश्ते को चलाने की कोशिश भी करती है, किंतु वह सफल नहीं हो पाती है और अंततः उसे विरोध करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी व्यवहारिक एवं बुद्धिमान भी है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है, यह उसकी एक व्यवहारिकता का ही परिचय है, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसका आगे का जीवन भी एक उसको कहा जाए कि खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े के रूप में उसका आगे का जीवन भी जाएगा। तो वो व्यवहारिक बुद्धि अपनाते हुए अपने आप को रामगुप्त की पत्नी के रूप में ढालने लगती है। नाटक के आरंभ में वह खड्गधारिणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती है, यानी वह जानती है, वह इतनी बुद्धिमान है कि उसे अपनी कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात नहीं बतानी है, ये भी वह अच्छी तरह जानती है। वह अपने हृदय के भावों को किसी भी ढंग से छुपा कर रखती है और शकराज के शिविर में भी वह एक बहुत विशेष बुद्धिमत्ता से काम लेती है। वहाँ पर भी वह बिल्कुल नहीं घबराती है और एक साहस के साथ उस शकराज का सामना करती है। हालांकि चंद्रगुप्त उसके साथ है, यह भी उसके अंदर साहस भरने का काम करता है और शकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ देती है। शकराज का वध करने में वह जितना संयमित अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है, वह विशेष है। सामंत कुमारों और प्रजा को अपने पक्ष में कर लेना भी उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। यानी कि जब शकराज खत्म हो जाता है और रामगुप्त को विरोध करके वह सभी अपने सामंतों को और अपनी जनता को अपने पक्ष में वह करने में सफल हो जाती है। धर्मगुरु भी उसके तर्कों को सुनकर उसे रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करने की आज्ञा
एक अनुमति जो सहज स्वीकार्य अनुमति उसे दे देते हैं, आज्ञा प्रदान करते हैं, और इस तरह वह समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करती है। धन्यवाद।